पेरेंट्स का रहता है ना, अरे क्यों कर रहे हो, फेस पे चोट लग जाएगी, क्योंकि अगर आप मार्शल आर्ट वगैरह की वीडियोस वगैरह देखोगे तो इट्स लाइक वेरी ब्रूटल कि बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, कुछ रहता है। तो आई थिंक लड़की होने के लिए तो सबको थोड़ा सा एक टेंशन रहता है कि लग ना जाए करके। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा पेरेंट्स को सुना कि और फिर मैंने मार्शल आर्ट को थोड़ा सा स्टॉप किया। बट जो साइड बाय साइड एक हंगर रहता है ना कि मुझे कुछ ऐसा करना है, तो फिर मैंने 2012 के बाद 2015 में मैंने एक कॉल ले लिया था कि मुझे साइड बाय साइड करना है। बहुत सारी लड़कियों में मैं सेलेक्ट हुई करके, लेकिन जब मैं शो से बाहर आई तो लोगों का जो रवैया था ना वो थोड़ा बदल गया था। कहते कि अरे ये तो वहाँ जाके हार गई ऐसे करके। तो मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। मुंबई में बहुत ट्रैवलिंग करना इट्स बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करती थी, जब तक मैं ट्रेनिंग पे पहुंचती थी मैं 1 घंटा हमेशा लेट पहुंचती थी। तो मैंने ऐसे करते करते 6-7 महीने ट्रेनिंग किया। बट जब मैं फाइट जीती अपनी एमेच्योर फाइट, मेरा फर्स्ट एमेच्योर विन था, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगी बिना जॉब के। अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना कि ये होगा नहीं होगा, रिस्क तो लेना पड़ता है। एंड देन फिर मैंने सोचा कि छोड़ देती जॉब, देखा जाएगा जो होगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ। ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ इंटरेस्टिंग है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, और पिछले 10 साल से मार्शल आर्ट में हूँ। और आई एम द फर्स्ट फीमेल, मैं पहली फीमेल फाइटर हूँ पूरे ट्राई सिटी में। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, जब मैंने 2012 में जब मैंने मार्शल आर्ट की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो 2012 में मैंने रियलिटी शो से स्टार्ट किया था, जो कि इंट्रोडक्शन था इंडिया में एमएमए को लेके। तब किसी को भी नहीं पता था कि मार्शल आर्ट क्या होता है। तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट गेम्स के लोगों को एक साथ घर पर रखेंगे और वहाँ पर उन लोग को ट्रेनिंग देंगे और फिर कम्पीट कराएंगे। लाइक जैसे बिग बॉस रहता है वैसे ही हम लोग एक साथ घर पर रुके थे। एंड देन तभी मुझे पता चला था कि मार्शल आर्ट क्या होता है। उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको एज अ करियर चूज़ करूँगी या ऐसा रहेगा। बट मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। बट उस टाइम पे मैं स्टडीज़ वगैरह कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था साथ में, क्योंकि पेरेंट्स का रहता है ना, अरे क्यों कर रहे हो, फेस पे चोट लग जाएगी, क्योंकि अगर आप मार्शल आर्ट वगैरह की वीडियोस वगैरह देखोगे तो इट्स लाइक वेरी ब्रूटल कि बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, कुछ रहता है। तो आई थिंक लड़की होने के लिए तो सबको थोड़ा सा एक टेंशन रहता है कि लग ना जाए करके। तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा पेरेंट्स को सुना कि और फिर मैंने मार्शल आर्ट को थोड़ा सा स्टॉप किया। बट जो साइड बाय साइड एक हंगर रहता है ना कि मुझे कुछ ऐसा करना है, तो फिर मैंने 2012 के बाद 2015 में मैंने एक कॉल ले लिया था कि मुझे साइड बाय साइड करना है। बट 2012 में मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था। एंड देन फिर मैंने 2015 में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। एंड देन फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई। SFL ਲੀਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਫਾਈਟ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। जब मैंने सुपर फाइट लीग मतलब SFL जब पहली बार खेला था, तो मैंने जब वहाँ पे ट्रेनिंग करी तो एक रहता है ना एक्साइटमेंट रहता है रियलिटी शो का कि हाई रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ। तो पहले वो एक्साइटमेंट था, लेकिन जब मैं शो के अंदर गई और जब मैं वो खेली और जब मैं वो फाइट हारी थी, तो मुझे ऑफकोर्स बुरा लगा था कि पहले खुशी हुई कि बहुत सारी लड़कियों में मैं सेलेक्ट हुई करके। लेकिन जब मैं शो से बाहर आई तो लोगों का जो रवैया था ना वो थोड़ा बदल गया था। कहते कि अरे ये तो वहाँ जाके हार गई ऐसे करके। तो मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे ना मुझे कॉन्फिडेंस आता गया। मुझे ऐसा लगा कि अगर सब लोग करते होते तो सब लोग सिलेक्ट होते उसमें, तो मेरे में कुछ ना कुछ खास बात है। तो मैंने उसी टाइम पे एक मतलब सोच लिया था कि मुझे अब थोड़ा सा अपग्रेड करना। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे मार्शल आर्ट के जितने भी फॉर्म रहते हैं मैंने धीरे धीरे उसको सीखना शुरू किया। और लेकिन मैं जॉब और स्टडी साइड बाय साइड कर रही थी, तो बहुत मुश्किल होता था। बट फिर अगर चंडीगढ़ रहती तो मुझे घर वाले बोलते थे लेट आ रही है मत कर ऐसे करके। तो फिर मैंने कॉल लिया, मैंने 2015 में दिल्ली में जॉब ज्वाइन करी और साइड बाय साइड सुबह जॉब जाती थी और शाम को ट्रेनिंग करती थी। एंड फिर धीरे धीरे 2015 दिसंबर में मैंने अपना फर्स्ट एमेच्योर टूर्नामेंट खेला, जो कि मैं वो भी हार गई थी। बट वहाँ पे मुझे एक कहते ना
आपको वेकअप कॉल हुआ कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है, वो टाइम पे मुझे फिर हो गया था कि मुझे MMA फाइटर बनना है, लेकिन जॉब के साथ साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। ਤੁਸੀਂ BPO 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈलेंज फेस करना ਪਿਆ, कितना कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करना पिया? तो जब मैं दिल्ली के बाद मुंबई गई थी ना, जब मैंने कॉल लिया था कि एमेच्योर फाइट के बाद कि मुझे ये मार्शल आर्ट करना ही करना, तो जब मैं मुंबई गई तो पहले तो जॉब ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा और मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी स्टार्टिंग में ना। और फिर उसके बाद जब मैंने सुबह जब मैं 5 बजे उठती थी और 6 बजे मेरी जॉब होती थी और शाम को 6:30 बजे फ्री होती थी, एंड मुंबई में बहुत ट्रैवलिंग करना इट्स बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं क्या करती थी, जब तक मैं ट्रेनिंग पे पहुंचती थी मैं 1 घंटा हमेशा लेट पहुंचती थी। तो मैंने ऐसे करते करते 6-7 महीने ट्रेनिंग किया, बट जब मैं फ़ाइट जीती अपनी एमेच्योर फाइट, मेरा फर्स्ट एमेच्योर विन था, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि मैं सर्वाइव कैसे करूँगी बिना जॉब के। बट एक कॉल, तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो आपको डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना कि ये होगा नहीं होगा, रिस्क तो लेना पड़ता है। एंड देन फिर मैंने सोचा कि छोड़ देती जॉब, देखा जाएगा जो होगा। एंड फिर मेरा जो एक अंदर से जो कहते हैं ना एकदम हंगर एकदम है ना आ गया था कि मुझे तो कुछ करके ही रहना है। एंड देन मैंने आई थिंक 2017 दिसंबर के आसपास जॉब क्विट कर दी थी, एंड वहाँ से मेरा जो पीरियड था बहुत अच्छा शुरू हुआ। ऑफकोर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, और कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता था क्योंकि जॉब के साथ बहुत डिफिकल्ट था। फिर 2018 में मैं नेशनल चैम्पियन बनी BJJ, एंड देन फिर उसके बाद नेशनल चैम्पियन MMA बनी फ्लाईवेट फर्स्ट फीमेल, और ऑफकोर्स ट्राई सिटी में तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था। एंड देन उसके बाद फिर इंटरनेशनल फाइट्स, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था सिंगापुर ओपन BJJ, जिसमें उस टाइम पे भी फर्स्ट इंडियन फीमेल इंडियन बनी मैं। और फिर उसके बाद 2019 में मेरा फर्स्ट प्रो फाइट डेब्यू रहा जो कि मैं जीती। एंड देन उसके बाद फिर मैं पहली इंडियन हूँ जो एक थाईलैंड जिम में स्पॉन्सर हुई, फेटेक्स फाइट करके जिम है पटाया में थाईलैंड में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मैंने वहाँ पे फिर 1 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करी, एंड देन फिर मैंने वहाँ पे BJJ टूर्नामेंट्स खेले। मतलब ऐसे जीत का सिलसिला स्टार्ट होता गया। ऐसा नहीं है कि मैंने हार नहीं देखी, हार भी बहुत देखी है, बट कहते हैं ना अगर आप हार नहीं देखोगे तो आपको जीत की वैल्यू कभी समझ ही नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद जैसे सबको पता है कोविड हो गया था, फिर देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा शायद अब मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग है ना शुरू घर पे कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर 2020 में मैंने कॉल लिया, फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला मुay थाई का, ये भी मार्शल आर्ट का फॉर्म है। और फिर मैंने सेम ट्राई सिटी की फर्स्ट, एंड देन 2021 में मैं दिसंबर में बैंकॉक में गई, IFMA मुay थाई खेला। एंड देन फिर उसके बाद मैं थाईलैंड में 1 साल रही, और फिर वहाँ पे मैंने लुम्पिनी करके एक स्टेडियम है थाईलैंड में, इट्स लाइक वेरी हिस्टोरिक, जहाँ पे अभी तक कोई भी इंडियन जीता नहीं है। सो देयर इज़ अ मेल, जो एक मेल फाइटर हैं जिन्होंने वहाँ पे खेला है, और लड़कियों में अभी तक किसी ने नहीं खेला और जीता कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट फीमेल फाइटर बनी जो वहाँ पे जाके जीती। एंड देन फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे और भी BJJ टूर्नामेंट खेले और MMA टूर्नामेंट खेले, मुay थाई खेला, और मेरा काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा। मैंने वहाँ पे 2 बैक टू बैक फाइट्स जीते। एंड फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने मैट्रिक्स फाइट नाइट में अभी नवंबर 18 को दुबई में जाके पार्टिसिपेट किया था, और जहाँ पे मैं जीती थी। और जो मैट्रिक्स फाइट नाइट प्रमोशन है जो टाइगर श्रॉफ फैमिली के अंडर आता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿਆ, ਚੈलेंज ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? अगर आप चोट की बात करो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे इसमें 10 स्टिचेस लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो जब मैं थाईलैंड में खेली थी, लाइक जब मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया था, तो तब मुझे ये 10 स्टिचेस यहाँ लगे थे। और अभी लास्ट फाइट में ट्रेनिंग से पहले ही, लाइक मेरा फ़ाइट था नवंबर 18 को, और मेरे को ट्रैवल करना था नवंबर 15 को, और उससे 3 दिन पहले ही ट्रेनिंग में मेरे को 4 स्टिचेस लगे थे। और फिर मेरे को ऐसा था कि मैं बैकआउट तो नहीं कर सकती फ़ाइट से, है ना। अब आप इतनी मेहनत करो 2-3 महीने और फिर सडनली बैकआउट कैसे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी चोट को हाइड करके रखा ताकि किसी को पता ना चले, है ना। और अपने ओपोनेंट से भी छुपाना था क्योंकि अगर पता चल जाता तो फिर वो वही मारते। तो मैंने जब मेरा फ़ाइट था नवंबर 18 को, उससे 1 दिन पहले मेरे स्टिचेस निकाले थे। और मैं फ़ाइट के टाइम पे बहुत मतलब संभाल के खेल रही थी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मेरा कट ओपन हो जाए और डॉक्टर आके उसको स्टॉप कर दे फ़ाइट को। तो ये भी एक डर रहता है। बट मैं फ़ाइट जीती। मेरा लास्ट राउंड में आई थिंक 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा कट खुला होगा, बट आई थिंक वर्थ था। मैंने जो रिस्क लिया वो वर्थ हुआ क्योंकि मैं जीत गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? तो जो मेरे डैड हैं वो आर्मी से थे,
एंड तो पापा जब हर जगह ट्रैवल करते रहते थे तो पापा शुरू से बोलते थे कि तुम लोग को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है करके, हम लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे बट अगर तुम्हें कल को नाम बनाना है तो तुम्हें खुद ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। लोग आपको गाइड कर सकते हैं लेकिन आपको उंगली पकड़ के नहीं चला सकते, राइट। तो मुझे वो चीज़ है ना मेरे दिमाग में शुरू से थी, क्योंकि अगर वो एक गांव में रहते थे और वो शहर में आकर एक लाइफस्टाइल हमारा बना सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं ना। और सोचो वो टाइम पे जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती भी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो पार्ट था वो किया था कि हम लोग को पढ़ा के हम लोग को एक अच्छी लाइफस्टाइल दिया इधर। और जब मैं स्पोर्ट्स करती थी तो थोड़ा वो डरते थे, लेकिन उन्होंने ना कभी भी मेरे को रोका नहीं करके, मतलब एक होता है ना कि तू कर सकते हैं। और आई थिंक ये टाइम पे उनसे ज़्यादा प्राउड कोई है ही नहीं। और उन्होंने मुझे सिखाया है कि गिर के कैसे उठना है और लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव चीज़ों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो मेरे पापा मेरे लिए मेरे बैकबोन है, मतलब उनके बिना कुछ भी नहीं हुआ है। ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? लाइक मार्शल आर्ट फील्ड को सो बेसिकली मार्शल आर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कोई इंसान कोई चीज़ स्टार्ट करता है, इवन जब हम पढ़ते हैं हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ तक पढ़ेंगे या फिर कैसा करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कभी नहीं पता होता कि क्या करियर हम चूज़ करेंगे। जब मैंने MMA स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं MMA फाइटर बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने मजाक में स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना तो वही चीज़ हुई। तो मुझे धीरे धीरे ना इंटरेस्ट आता गया, चोट लगती थी लेकिन पुश करने का मन करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है ना आज के टाइम पे कुछ भी कर सकती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को स्टार्ट करने की देरी है, उसके बाद पीछे से पीछे सब लोग आते हैं। तो मेरे लिए मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि इसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, इसने टफ टाइम पे कैसे जीना है दिखाया है, और अपने आप को कैसे काम और कैसे कंट्रोल रखना है, और कैसे अकेले रहना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करना तो बहुत टफ है। मतलब अगर मैं वर्ड्स बोलने जाऊँगी तो हमारा तो इंटरव्यू कभी ख़त्म ही नहीं होगा ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, मतलब उल्टा काम होएगा? पता नहीं यार, ये तो बहुत दूर की बात है कि ऑफ कोर्स हस्बैंड तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि होगा करके, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी चल रहा है इस टाइम पे ना, और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ होगा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वो सपोर्टिव होना चाहिए। मतलब जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसको प्राउड होना चाहिए। सी एट दी एंड फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अलग होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आप करते हो उसको वो रिस्पेक्ट करे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी चीज़ों में आपके साथ हमेशा रहे। तो ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ट्राई सिटी में अभी तक कोई भी नहीं था, और अगर मैंने कोई हिस्ट्री क्रिएट करी है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो अच्छा मिल ही जाएगा ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ? सो अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें आने वाले हैं। तो जिस MFN मैट्रिक्स फाइट नाइट में मैंने अभी फ़ाइट किया है, तो वहाँ पे अभी मे बी मैं नेक्स्ट ईयर टाइटल फाइट के लिए फ़ाइट करूँगी, लाइक वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं अभी से उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एक एथलीट रेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप 1-2 दिन भी ब्रेक लोगे तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा फील होता है, लाइक स्टेमिना वाइज और हर चीज़। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि ऑफकोर्स वर्ल्ड टाइटल, और जो हर एथलीट का सपना होता है। और मुझे चाहिए कि अगर जैसे मैंने बाकी चीज़ों में ट्राई सिटी में हिस्ट्री क्रिएट करी है, तो मैं फर्स्ट फीमेल बनना चाहती हूँ जो वर्ल्ड टाइटल भी जीत के लाए, जैसे कि मैंने और भी चीज़ों में किया है। ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। सो बेसिकली जो मैंने लास्ट फाइट किया था उसका कैंप तो मैंने गुड़गांव में वॉरियर कोव में किया था, बट जब मैंने मार्शल आर्ट जर्नी चंडीगढ़ में स्टार्ट की थी उस टाइम पे इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था। तो अभी जब मैं दुबई गई थी ट्रेनिंग के लिए, तो जो एट्रिक्शन जिम है 34 में, वहाँ पे दुबई ब्रांच में मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई थी कुछ टाइम के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एट्रिक्शन जैसा BJJ जिम अभी चंडीगढ़ में खुला है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे एक बार 34 सेक्टर में एट्रिक्शन जिम में आके ट्रेनिंग करना चाहिए और सीखना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइटर बनना है तो ही ट्रेनिंग करना है, सेल्फ डिफेंस के लिए, फिट रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए। ਚਲੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੋਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਨੂ ਸ਼ਰਮਾ।